नमस्कार मित्रों, एक नए सेशन में मैं सत्य प्रकाश आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जितना कुछ भी टीजीटी के लिए है मैंने इसमें कवर किया है और कहीं उससे अधिक मैंने बात करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये 11 टॉपिक हैं जो कि मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी, रेलवे और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी छात्र हैं, उनके लिए मैं पेड कोर्स लेकर के आने वाला हूं, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, मामूली सी राशि होगी जो आपको पे करनी होगी और मैं हर विषय आपका जो है वह कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो जनरल स्टडीज का सेगमेंट हो तब, चाहे मैथमेटिक्स का सेगमेंट हो तब, चाहे वो रीजनिंग का सेगमेंट हो या फिर अंग्रेजी का सेगमेंट हो। ये इन सारी चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं, चाहे वो कंप्यूटर का ही सेगमेंट क्यों ना हो, जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, सीसेट की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आइए एक नए एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज का यह सेशन। ठीक है, आइए बंधुओं, सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशांक अक्ष की। कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशांक अक्ष को, इसके बाद हम देखेंगे कि बिंदु क्या होती है, इसका ध्रुवीय निरूपण देखेंगे इस बिंदु का। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, चतुर्थांश क्वाड्रेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र को हम देखेंगे, इसमें भी हम अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु को देखेंगे। किसी रेखा की प्रवणता अथवा इसी को हम लोग ढाल बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, रेखा के समांतर होने की शर्त को देखेंगे। ठीक है, और शर्त कुछ नहीं है, मैंने लिख ही रखा है यहां पर, m1 बराबर m2। ठीक है, देखेंगे एक बार। ठीक है, इसे भी देख लेंगे, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, और लंबवत होने की शर्त देखेंगे। इसके बाद परावर्तन बिंदु, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में यह पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक सा चीज होता है, आपको जब मैं बताऊंगा तो आप कहोगे अच्छा ये बात है। ठीक है, ये परावर्तन बिंदु आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन पॉइंट, रेखा का समीकरण देखेंगे, उसमें भी हम बिंदु रूप और ढाल प्रवणता रूप देखेंगे बेसिकली। ठीक है, दूरी सूत्र को हम देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे और तीन बिंदुओं के कोलिनियर अर्थात संरेख होने की शर्त को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्देशांक अक्ष क्या होता है। बिल्कुल मजा आने वाला है इस सेशन में, बिल्कुल आप मजे से देखते रहिए। और बंधुओं, मैं एक बात और कहूंगा कि आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि सेशन को लाइक कीजिए और साथ ही अपने जितने भी मित्र हैं उनसे साझा कीजिए। ठीक है, ताकि अधिकाधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, निर्देशांक अक्ष, सबसे पहले किसी प्लेन में दो रेखाएं, किसी प्लेन में दो रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष अथवा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बता देना एक बार, निर्देशांक अक्ष। बिल्कुल आराम आराम से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे कहीं जाना भी है, मगर आपका यह सेशन कंप्लीट किए बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 दिनों का गैप हो चुका है। ठीक है, निर्देशांक अक्ष। अब देखो होता क्या है कि इसी को ही एक्स एक्सिस बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस अथवा एक्स अक्ष। और ये जो परी लाइन है और ये खरी लाइन है। ठीक है, मैं इसे बोल सकता हूं यह क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस अथवा वाई अक्ष। ठीक है बंधुओं, यहां तक बात स्पष्ट है। जिस बिंदु पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है उससे दाहिने तरफ की जो दूरी है इसे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, बोलो, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी दूरी चलते हैं वो पॉजिटिव होती है। और इस बिंदु से लेफ्ट की तरफ जो दूरी चलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, निगेटिव। ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, निगेटिव होती है। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। इस दिशा में चली गई दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी। इस तरफ जो चली गई दूरी होगी वो निगेटिव होगी,
अर्थात ऋणात्मक होगी। समझ में आई बात? इसी ढंग से ऊपर से नीचे की ओर चली गई दूरी वाई एक्सिस पर क्या होगी, वाई एक्सिस की तरफ वो क्या होगी, निगेटिव होगी या ऋणात्मक होगी, और ऊपर की तरफ जो चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी अर्थात पॉजिटिव होगी। आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर पढ़ा है, और वहां पर जब आप दर्पण फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f, या आप लगाते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है, या फिर आप देखते हैं आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन जब हम निकालते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यह लेंस के लिए है सूत्र और यह दर्पण के लिए सूत्र है, ठीक है, तो उसमें हम जो देखते हैं चिन्ह परिपाटी को, बिल्कुल वही चिन्ह परिपाटी यहां भी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यदि नहीं याद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, फिजिक्स भी हम लोग करेंगे, फिजिक्स के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं मैं वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यहां से चली गई दूरी पॉजिटिव, यहां से बाएं चली गई दूरी निगेटिव, यहां से नीचे चली गई दूरी निगेटिव, और यहां से ऊपर चली गई दूरी पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? अब देखो अगली बात, अगली बात जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। ये तो पहली बात हुई। तो निर्देशांक अक्ष को हमने समझ लिया कि निर्देशांक अक्ष हमारे क्या है। अब हम देख लेते हैं किसी बिंदु को, कोई बिंदु यहां पर यदि P दिया गया है जिसका निर्देशांक x, y है, ठीक है बंधु। अब बात को यहां समझना, इसका क्या अर्थ है कि ये जो P बिंदु है इसके लिए हम दाहिने साइड में कितने दूरी चले हैं, x दूरी चले हैं, ठीक है, और ऊपर में कितनी दूरी चले हैं, ये y दूरी चले हैं। इसका कहने का अर्थ यही होता है, px, y का अर्थ हुआ कि हमने y एक्सिस पर कितनी दूरी ट्रेवल की है, y दूरी ट्रेवल की है, और x एक्सिस पे कितनी दूरी ट्रेवल की है, x दूरी ट्रेवल की है, तब जाकर के हमें क्या मिला है, px, y, यानी x डायरेक्शन पर हम कितना चले, x चले, और y डायरेक्शन पर हम कितना चले, y चले, यानी कि ये दूरी क्या हो जाएगी, x, y हो जाएगी ये पूरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो इतनी बात समझ में आई है तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा, ABCISSA, ठीक है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं भुज, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कोटि। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई भी बिंदु px, y है तो उसके जो x वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुज, और y दिशा में जो चली गई दूरी है यानी कि y अक्ष पर चली गई दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट अर्थात कोटि बोलते हैं। आपसे ये पूछ भी देता है साधारण सा क्वेश्चन, जैसे मान लो बिंदु P4, 5 में कोटि क्या है, कोटि बराबर व्हाट, ठीक है। तो आपको पता है कि कोटि कौन सा है, 5 है। ऑप्शन में दे देगा A 3, ऑप्शन B 5, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 6, इस ढंग से दे देता है और आपको टिक करना होगा ऐसा, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहें और तैयार रहें हमारे साथ। बच्चों एक बात और, अब देखो कि अब यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, यह भी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम इस दूरी को निकालने से पहले हम देख लेते हैं इस मूल बिंदु को 0,0 को। बच्चों ये बताओ कि इस बिंदु से हमने क्या कोई दूरी चली है एक्स एक्सिस पर, नहीं चली है। क्या वाई एक्सिस पर कोई दूरी चली है, नहीं चली है, ठीक है। ये तो कटान बिंदु है, अर्थात इसी को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। चूंकि हमने ना तो एक्स एक्सिस पर कोई दूरी चली है और ना ही वाई एक्सिस पर कोई दूरी चली है, इसलिए यह हमारा क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ।
यह कटान बिंदु है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और दोनों परपेंडिकुलर पर काटते हैं। अब जो डिस्टेंस होगा ओपी, इस बिंदु को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन ये मूल बिंदु है, ठीक है। यह जो ओपी की लंबाई होगी, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? x है, और यहां से यहां की दूरी कितनी है बच्चों? y है, y है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? y है। तो हम इसको निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकाल सकते हैं ना बच्चों, बताना, ठीक है। तो ओपी बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी, इतनी चीजें स्पष्ट है, ठीक है। बिंदु को देख लिया हमने, निर्देशांक अक्ष को देख लिया। अब बिंदु का जो है ध्रुवीय निरूपण हम देखेंगे। बिंदु का ध्रुवीय निरूपण आगे आगे देखते रहिए, बिल्कुल हम लोग उसी अंदाज में पढ़ाई करेंगे जिस अंदाज में हम लोग करते हैं। धीरे धीरे और भी अधिक मजा आने वाला है, और काम वही करो जिसमें मजा आए, लेकिन कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम मत करना, बस सकारात्मक कार्य करें, ठीक है, और उसमें मजा आना चाहिए। अब देखो बच्चों, करना क्या है, अब मैं ब्लू पेन का यूज करता हूं। ये रहा हमारा निर्देशांक अक्ष, एक्स अक्ष, और ये रहा हमारा वाई अक्ष, ठीक है। अब बिंदु को यहां दे रखा है P, और इसका जो x, y दे रखा है। अब हम देखेंगे कि इसका जो ध्रुवीय निरूपण है वो क्या होता है। हेडिंग लगा लेना, बिंदु का ध्रुवीय निरूपण, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि अगर ये O है अर्थात मूल बिंदु है, और ये दूरी क्या होगी हमारी? R होगी, और आपको पहले ही बता रखा है Px, y है, यानी कि इस बिंदु से मान लेते हैं इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। QP की जो दूरी होगी ये यहां पर परपेंडिकुलर होगा, ये कितने के बराबर होगा? Y के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल यदि थीटा बना रहा होगा, ये एंगल यदि थीटा बना रहा होगा, ये दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों? x के बराबर होगी, ठीक है। ये एंगल थीटा है। ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? बोलो। साइन थीटा हमने देखा है लंब बटा कर्ण, अर्थात y बटा r, ठीक है। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, r साइन थीटा। y बराबर क्या हो जाएगा? r साइन थीटा, ठीक है। और cos थीटा हम लगा देते हैं इसमें, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन r, x अपॉन r, चूंकि ये दूरी क्या है? r है। x अपॉन r का मतलब क्या हुआ? x बराबर r cos थीटा। अरे हुआ? बोलो। यही इसका पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ठीक है। ये इसका ध्रुवीय निरूपण है। r कैसे निकाल लेंगे? r के विषय में आपको पता ही है, पाइथागोरस लगा देंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है। स्पष्ट है सारी बात, ठीक है। तो ध्रुवीय निरूपण हमने देख लिया, क्लियर। जहां तक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मैं उन सारी चीजों को कवर करता चलूंगा। जब तक रहे तन में जिया वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए।
अब देखते हैं बच्चों चतुर्थांश को। देखो चतुर्थांश क्या है, बड़े गौर से देखो। हमने देखा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये निगेटिव वाला एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाला वाई एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। देखा है हमने? अरे देखा है, बोलो। और यह जो है हमारा मूल बिंदु है 0,0। आराम से हम सारी चीजें करेंगे। अब ये बताओ कि अगर मैं इधर चलूं तो क्या चलूंगा? पॉजिटिव चलूंगा। इधर भी चलूंगा तो पॉजिटिव चलूंगा। मगर इधर चलने लगा तो फिर निगेटिव चलने लगा एक्स डायरेक्शन में। इधर अगर चलने लगा तो फिर निगेटिव चलने लगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, स्पष्ट है इतनी सारी बातें। अब कोई बिंदु अगर यहां पर दिया हुआ है, अगर कोई बिंदु यहां दिया हुआ है px, y, ठीक है, कोई बिंदु यहां दे रखा है, तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि क्या यह x इसका पॉजिटिव होगा, क्या इसका y पॉजिटिव होगा। देखेंगे अभी। क्या ये x डायरेक्शन में पॉजिटिव दूरी चला है? हाँ भैया चला है। y डायरेक्शन में भी ये पॉजिटिव दूरी चला है? हाँ भैया पॉजिटिव दूरी चला है। यानी कि इसमें दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। मैं हिंदी में ही लिखता हूं चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये चौथा वाला है बेचारा, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। यहां तक बात स्पष्ट है बच्चों? दोनों क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अगर यहां पर कोई बिंदु है तो बताओ क्या होगा? एक्स एक्सिस पर हमने निगेटिव दूरी चली है, यानी कि एक्स वाला तो इसका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन वाई वाला जो भाग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपसे इस प्रकार के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो एक्स एक्सिस पर भी हमें, अगर यहां कोई बिंदु है तो एक्स एक्सिस पर भी हमें निगेटिव चलना पड़ेगा, यानी एक्स भी इसका निगेटिव होगा और वाई भी इसका निगेटिव होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर भी हमें नीचे की ओर चलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आ रही होगी, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं चौथे चतुर्थांश में चलता हूं तो यहां क्या होगा? बोलो बच्चों। एक्स हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चल रहे हैं, यानी कि इस एक्सिस से दाहिने की तरफ दूरी है, ठीक है, क्लियर। और y हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? y एक्सिस के चूंकि हम नीचे हैं, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x एक्सिस के दाहिने x पॉजिटिव, y एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव, y एक्सिस के नीचे y निगेटिव, x एक्सिस के बाएं x निगेटिव। समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। मिटाता हूं इसे अब, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में x y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, या किस चतुर्थांश में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। देख लेना आप क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन अगर समय मिलेगा तो मैं करवाऊंगा भी, ठीक है। लेकिन चूंकि समय कम है स्टेट के लिए, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में सारी चीजें करवा रहा हूं। आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग विभाजन सूत्र की, ठीक है। विभाजन सूत्र को देखेंगे। सबसे पहले अंतः विभाजन, विभाजन सूत्र में टिक लगा ही देता हूं मैं। मान लो ये ए कोई बिंदु है और ये बी कोई बिंदु है, ठीक है, ठीक है। इसको मिला दिया तो ए बी एक रेखाखंड बना, ठीक है। कोई बिंदु P ऐसा है जो इस रेखाखंड को m/n में विभाजित कर रहा है, ठीक है। m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। a के निर्देशांक x1, y1 है, b के निर्देशांक x2, y2 है, वहीं पर p के निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि p के निर्देशांक क्या होने चाहिए, ठीक है। ये देखो ये m है और ये n है, यानी कि हम लिख सकते हैं PA is to PB
बराबर क्या हो जाएगा, m/n, यानी कि PA/PB बराबर m/n होगा। स्पष्ट है यहां तक सारी बात? चलो आगे आते हैं। अब जो होता है P के का निर्देशांक x, y जो होगा वो क्या होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। ये होगा mx2 प्लस nx1 बाई m+n। मिला मत देना, x को x के साथ ही लिखना है, y को y के साथ ही लिखना है। ये क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m+n। ठीक है, स्पष्ट है सारी बात? तो मेरे ख्याल से यह अंतः विभाजन आपको समझ में आया होगा। यह क्या है, अंतः विभाजन। यह क्या है, अंतः विभाजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन। ठीक, अब हम देख लेते हैं बाह्य विभाजन को। यहीं पर मैं दिखा देता हूं आपको कि बाह्य विभाजन क्या है। बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो कि कोई भी रेखाखंड दिया हुआ है AB, फिर से वही बात है, AB दिया हुआ है, ठीक है। इसके जो निर्देशांक हैं x1, y1 है, इसके निर्देशांक क्या हैं, x2, y2 हैं, ठीक है। और कोई बिंदु P है जो इन्हें बाह्य विभाजित कर रहा है। फिर से वही बात है बच्चों, P के निर्देशांक x, y हैं जो इसे बाह्य विभाजित कर रहा है। बाह्य विभाजित कैसे कर रहा है, देखो फिर से वही बात, PA इज टू PB बराबर m/n। ठीक है, फिर से वही बात है, PA/PB बराबर m/n। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वही बात। Px, y जो होगा वो क्या होगा, प्लस के जगह पर केवल माइनस आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 बाई m-n। ठीक है, और जो y निर्देशांक इसका होगा my2 माइनस ny1 बाई m-n। समझ में आई बात? तो बस अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में बस इतना अंतर है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, बाह्य विभाजन को भी देख लेते हैं, देख लिया हमने। अब तीसरा जो बच जाता है वह हमारा क्या है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं, ये कैसा होता है। यदि कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB और इसका मिड पॉइंट कोई है P, यानी इसको डिवाइड कितने में करेगा, 1:1 में करेगा, है ना? स्पष्ट है सारी बात? A के निर्देशांक पुनः x1, y1, B के निर्देशांक x2, y2 और P के निर्देशांक x, y है। तो जो P के निर्देशांक होंगे x, y वो क्या होंगे बच्चों, बताना जरा, x1 प्लस x2 बाई 1+1। चूंकि 1 को x2 से गुना करो और 1 को x1 से गुना करो, बात तो वही आएगा ना, 1 इंटू x2 यानी कि क्या बना, x2 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि x1 बना। ठीक है, लेकिन ऐसे पढ़ने में थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए मैं सीधा लिख देता हूं x1 प्लस x2 बाई 1+1 यानी कि 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मेरे ख्याल से ये सारी बातें स्पष्ट हैं आपको। ठीक है, तो हमने तीनों ही चीज देख लिया, एक्सटर्नल डिवीजन देख लिया, इंटरनल डिवीजन देख लिया और ये देख लिया, मिड पॉइंट देख लिया। ठीक है, अब मैं मिटाता हूं, ये सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, किसी रेखा की प्रवणता अथवा ढाल, हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत
हो गई है हमें जब से मोहब्बत हो गई है। आइए मित्रों, हम बात करते हैं किसी रेखा की प्रवणता की। ठीक है, प्रवणता को ही बोला जाता है बच्चों ढाल। जैसे ये मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और कोई रेखा ऐसे जा रही है, कुछ इस ढंग से जा रही है। ठीक है, ये कोई रेखा है। ठीक है, तो इसकी प्रवणता को ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? tan थीटा। जो भी एंगल ये थीटा बना रहा है, ये एंगल जो थीटा बना रहा है, इसका हम बस tan थीटा निकाल लेते हैं, वही इसका क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है, यानी कि m बराबर tan थीटा। बस इतनी सी बात आपको अभी लिखनी है। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी बात है बस, m बराबर tan थीटा। क्लियर? यही जो होता है अब दो रेखा के समांतर होने की शर्त। अब हम देख लेते हैं दो रेखा समांतर कब होगी। बच्चों ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो इस एंगल को भी थीटा होना होगा, तभी जाकर के यह दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। यानी कि एक ये ट्रांसवर्सल है, यदि इसे काट रहा है एक तिर्यक रेखा, तो दो रेखाओं के समांतर होने के लिए दिस एंगल थीटा इक्वल्स दिस एंगल थीटा होना पड़ेगा। यानी कि यदि इसको मैं m1 बोल दूं और इसको m2 बोल दूं तो क्या हो जाएगा? दो रेखाओं के समांतर होने के लिए, दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त, समांतर होने के लिए क्या होगा बच्चों? m1 बराबर m2। ठीक है, दोनों की ढाल समान होनी होगी, यानी कि tan थीटा दोनों का क्या होना होगा? समान होना होगा, तभी जाकर के ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। अगली बात, दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, लंबवत होने की शर्त। दो रेखाएं लंबवत कब होंगी बच्चों? बताना मुझे, कब होंगी? देखो, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, एक रेखा ऐसे जा रही है जो कि इसके साथ थीटा एंगल बनाती है। अगर ये कोई रेखा इस पर लंबवत है तो यानी कि ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। अब यह कितना अंश कोण बनाएगी बच्चों? इस एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा बनाएगी। बनाएगी या नहीं बनाएगी बताओ? इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये tan थीटा बना रहा है। यह जो है L1 मैं मान लेता हूं इसको, और ये इसको मान लेता हूं L2। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, यह जो पहली रेखा है यह इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, और दूसरी लाइन जो है इसके साथ 90 प्लस थीटा एंगल बना रही है, तभी जाकर के ये लंबवत होगी एक दूसरे के। ठीक है, तो पहले की प्रवणता क्या हो जाएगी? m1। m1 बराबर क्या हो जाएगी? tan थीटा। ठीक है, लेकिन m2 की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी? tan 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m2 क्या हो गया हमारा? माइनस का cot थीटा। यानी कि अगर मैं m1 और m2 को गुना करूं, m1 m2 बराबर tan थीटा इंटू माइनस का cot थीटा। ठीक है, tan थीटा इंटू माइनस का cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। ठीक है, tan थीटा से tan थीटा कट करके नानी के यहां गया, ये बचा कितना? -1। ठीक है, तो दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त भी यही है, m1 m2 बराबर -1। यानी कि दोनों की प्रवणताओं अथवा ढाल का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर होना चाहिए बच्चों? -1 के बराबर होना चाहिए। स्पष्ट है सारी बात? मेरे ख्याल से यहां तक सारी बातें स्पष्ट होंगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट
जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में यह प्रश्न देखने को मिला है, चाहे वो रेलवे हो तब, एसएससी हो तब, ठीक है, और हो सकता है कि आपका ये स्टेट भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला यह बिंदु है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है इसमें, अन्यथा इसे मैं कवर नहीं करता कभी भी। बहुत ही आसान है, आप भी कहेंगे अच्छा ये बात है। आ जाइए मित्रों, एक एक बात मैं कोशिश कर रहा हूं कि कवर कर लूं। देखो, यदि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, कोई भी बिंदु दे रखा है, कोई भी बिंदु दे रखा है 5,6, ठीक है, 5,6 मान लेता हूं मैं, ठीक है, 5,6 दे रखा है ये P, ठीक है। अब पूछ रहा है कि x एक्सिस पर इसका क्या चाहिए हमको, x एक्सिस के सापेक्ष, किसी न किसी अक्ष के सापेक्ष हमें लेना पड़ेगा। x अक्ष के सापेक्ष इसका परावर्तन बिंदु क्या होगा। परावर्तन बिंदु होने का क्या अर्थ हुआ बच्चों, मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाया है, ये मिरर का काम करेगा, और उसमें भी किस मिरर का काम करेगा, प्लेन मिरर का काम करेगा। तो अगर ये 5 आगे है, ठीक है, तो यहां पर भी ये 5 आगे रहेगा, ठीक है, तो ये x एक्सिस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन y एक्सिस में ये 6 ऊपर है तो 6 नीचे आ जाएगा, तो 5,-6। समझ में आ रही है बात। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछ दिया आपसे, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ दिया कि परावर्तन बिंदु क्या होगा बच्चों, ये 5 आगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 पीछे, P डैश जो बनेगा वो क्या बनेगा -5, ठीक है, 5 आगे तो 5 पीछे, ठीक है, और 6 जो कि है x एक्सिस पर ही, तो ये y एक्सिस पर ही, ठीक है, तो 6 ऊपर, तो 6 ऊपर ही बनेगा ये, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम y अक्ष के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं या फिर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। जिसके रेस्पेक्ट में भी बनाना होगा हम आराम से बना लेंगे, ठीक है। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाना होगा तो बस इसके साइन को चेंज करेंगे, और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाना होगा तो बस इसके साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। यानी कि इस केस में हम भुज को चेंज करेंगे कब, जब हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। मैं लिख भी देता हूं, y अक्ष के सापेक्ष बिंदु P x, y का परावर्तन बिंदु जो होगा वो क्या होगा, परावर्तन बिंदु क्या होगा बच्चों, बोलो किस में हमने चेंज किया होगा परावर्तन बिंदु। इसको मैं P डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। किसमें केवल चेंज किया है मैंने, केवल और केवल x एक्सिस में चेंज किया है, तो -x, y होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -x, y हो जाएगा, और x अक्ष के रेस्पेक्ट में, x अक्ष के सापेक्ष बिंदु P x, y का परावर्तन बिंदु जो होगा P डैश, वो कितने के बराबर होगा बच्चों, x, -y। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी में भी मैंने आपके लिख दिया, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये, और कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। परावर्तन बिंदु भी देख लिया हमने, रेखा का समीकरण, हेडिंग लगा लो, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, समीकरण, ठीक है। पहला बिंदु रूप, पहला हम क्या देख रहे हैं, बिंदु रूप। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, समय मेरे पास कम है, ठीक है। कोशिश करना थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने का, लाइट थोड़ी कम होगी, ठीक है। बिंदु रूप जो होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बाई x2 - x1, ठीक है, इंटू x - x1, ये होता है
रेखा का बिंदु रूप। ठीक है, दूसरा जो है ढाल या प्रवणता रूप, ढाल अथवा प्रवणता रूप। ये क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी। बच्चों यहां पर m तो आपका ढाल है अथवा प्रवणता है, c क्या है, ठीक है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, किसके द्वारा, रेखा के द्वारा। ठीक है, जैसे ये देख लो, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, तो अगर ये कोई रेखा इसको काट रही है तो ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, C, अर्थात इंटरसेप्ट, जिसको हमने अंतःखंड लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग दूरी सूत्र, बहुत जल्दी देखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। ठीक है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी है। ठीक है, क्लियर। पेड कोर्स जो मेरा शुरू होने वाला है ये गरीब छात्रों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, जो पैसा देने में सक्षम नहीं है वे मुझे अपनी मजबूरी बता सकते हैं। दूरी सूत्र, अब क्या है हमारा दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई बिंदु है a x, y, ठीक है, ये b है, ये x1, y1 है, और b क्या है x2, y2। ठीक है, तो ये जो दूरी जो होगी इसके बीच में AB बराबर क्या हो जाएगी, बोलो बच्चों, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो होगी इसकी दूरी होगी, मैं निकाल कर बताता लेकिन समय कम है। ठीक है, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगला देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए कोई भी अगर ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, a x1, y1, b x2, y2 और c दे रखा है x3, y3, इसके लिए है ये। ठीक है, क्लियर। इसके क्षेत्रफल को हम निकालेंगे इस सूत्र से। ठीक है, तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए, तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए, तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए। ठीक है बच्चों, तीन बिंदु संरेख अर्थात कोलिनियर कब होगा, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 हो जाएगा तब जाकर के क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु जो हो जाएंगे आपस में संरेख हो जाएंगे अथवा एक सीधी रेखा में हो जाएंगे। आशा है कि यह सेशन पसंद आया होगा। लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, और शाम भी होने को आ गई है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में। अगला जो टॉपिक कुछ होगा वह रीजनिंग से रिलेटेड होगा। कोशिश करूंगा कि क्लॉक चैप्टर या फिर आपके साथ डायरेक्शन चैप्टर जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, ठीक है, वह मैं पढ़ा दूं आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।